हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में आई एक्सपेक्ट कि आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की सारी वीडियोस कवर की होंगी और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। तो आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल एक डिस्कस करेंगे ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम की, और उससे क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये स्पेशल केस है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के मेथड्स हैं वो सारे एप्लीकेबल होंगे ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आता है कि देखिए, जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, तो हम उसमें क्या कहते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह अपना मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं और सोर्सेज से हम जाते हैं डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि कहाँ कौन सी जगह से कौन सी जगह पर हम सप्लाई करें जिससे हमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़े। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है कि हम एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक सोर्स से दूसरे सोर्स पर भेज रहे हैं सामान, और उसके बाद हम किसी डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ सोर्सेज हैं, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज डेस्टिनेशंस। ठीक है, आप सब डेस्टिनेशन बोल सकते हैं। और हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं दे कैन ऑल्सो एक्ट एज सोर्सेज, है ना। क्योंकि अगर हम एक डेस्टिनेशन से फिर दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो इसका मतलब जो उससे पहले वाली डेस्टिनेशन थी वो हमारे लिए सोर्स बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर sources and destinations they can act as sources can act as destinations and destinations can act as sources, तो वहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करते हैं एज ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन में बोलते थे वी हैव m sources and we have n destinations, ऐसे ही बोलते थे। अब ट्रांसशिपमेंट में क्या होगा, क्योंकि all the destinations they can act as sources, तो इसका मतलब हमारे टोटल सोर्सेस कितने हो गए, m plus n, राइट। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि सारे सोर्सेस दे कैन एक्ट एज डेस्टिनेशंस आल्सो, तो इसका मतलब डेस्टिनेशन में नंबर ऑफ सोर्सेज ऐड हो गए, तो हमारे पास ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम में डेस्टिनेशंस हो गए m plus n। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो n सोर्सेज एंड डेस्टिनेशंस होती थी, ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम में हमारे पास m plus n सोर्सेज m plus n डेस्टिनेशंस। इसका मतलब यहाँ पर जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स होंगे, राइट। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में 2 सोर्सेज और 3 डेस्टिनेशंस होती थी, तो ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम में हमारे पास 2 plus 3 5 सोर्सेज 5 डेस्टिनेशंस बन जाएंगे, एंड लाइकवाइज। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है, या तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम की फॉर्म में ही क्वेश्चन गिवन होगा, या फिर हमें पार्ट्स में कुछ चीजें दी गई होंगी, जैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन की मैट्रिक्स गिवन होगा, उनकी यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन होंगी, फिर सोर्स टू सोर्स की कॉस्ट गिवन वो हमें चाहिए होगी, डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है वो हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी हम उसकी हेल्प से पहले ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम बनाएंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं, पहले हम इनिशियल सोल्यूशन निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं, वी हैव नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, देन वी हैव लीस्ट कॉस्ट मेथड, एंड वी हैव वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, है ना। ये 3 मेथड्स होते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए। उसके बाद हम ऑप्टिमैलिटी चेक करते हैं, और ऑप्टिमैलिटी के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, वी हैव स्टेपिंग स्टोन मेथड, स्टेपिंग स्टोन, एंड वी हैव मोडाई मेथड। ठीक है, तो हम आज जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम उसमें इनिशियल सॉल्यूशन लेंगे वैम से, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा नियर टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, बहुत ज्यादा रिविजन्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है एज कंपेयर टू अगर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाएं या फिर एलसीएम लगाएं। ठीक है, और ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हम मोडाई मेथड यूज करेंगे। तो अगर आपको इन मेथड्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो आई एक्सपेक्ट कि आप इससे पहले जो इन टॉपिक्स पर वीडियोस हैं आप वो एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल पर और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है हमारी ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम को। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सो दिस इज द एग्जाम्पल, कंसिडर अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम where the origins are plants मतलब like factories, and destinations are warehouses, हमें plants से warehouses तक सामान पहुंचाना है। Now the unit transportation cost
capacity at the plants, capacity means supply, and requirements at the warehouses, requirement means demand. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस टेबल में गिवन है. देखिए वी हैव प्लांट्स, दो प्लांट्स है P1 P2 and we have three warehouses W1 W2 and W3. तो ये बीच में जो मैट्रिक्स है हमें सारी ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है फ्रॉम P1 to W1, P1 to W2, P1 to W3 and so on. फिर दोनों प्लांट्स की हमें सप्लाई गिवन है, मतलब उनकी कैपेसिटी गिवन है, और तीनों वेयर हाउसेस की डिमांड गिवन है. ठीक है, यहाँ पर हमने देखा ये टोटल 450 है, ये बैलेंस्ड है. ठीक है, उसके अलावा हमें और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? ऑल्सो द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, ये टेबल है. वेयर हाउस टू वेयर हाउस, ये टेबल गिवन है. एंड वेयर हाउस टू प्लांट. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन है यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन तीनों केसेस में. वी हैव टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम एंड वी हैव टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. इस सब की हेल्प से हमें पहले ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है हमारे क्वेश्चन को, उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम में. तो हम पहले इस सारी इंफॉर्मेशन से हमारी ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम बनाते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने कहा ऑल दी सोर्सेज दे कैन एक्ट एज डेस्टिनेशंस एंड ऑल डेस्टिनेशंस दे कैन एक्ट एज सोर्स. तो मतलब हमने रो और कॉलम में ये सारे मेंशन कर देने हैं, जितने सोर्सेज हैं जितने डेस्टिनेशंस हैं. तो हम यहाँ लिखते हैं सोर्सेज. सोर्सेज हमारे रोज में आ जाएंगे और डेस्टिनेशंस हमारे कॉलम में आ जाएंगे. राइट, अब सोर्सेज में हमने क्या क्या लिखनी है? वी हैव P1 P2 और तीनों वेयर हाउसेज भी W1 W2 W3. राइट, और इसके नीचे हम एक और रो बनाएंगे जिसमें हम यहाँ की रिक्वायरमेंट लिखेंगे या डिमांड भी आप कह सकते हो. राइट, और यहाँ से डेस्टिनेशंस में अब हम इसी सीक्वेंस में लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. P1 P2 W1 W2 W3. ठीक है, और यहाँ से हमारा एक कॉलम और बनेगा किसका? सप्लाई का. ठीक है, या हम इसको कैपेसिटी भी बोल सकते हैं. राइट, अब सबसे पहले हम पहला वाला टेबल देखते हैं. यहाँ पर हमें P1 P2 और W1 W2 W3 दिया है, मतलब हमें क्या चीज गिवन है? P1 P2 W1 W2 W3, ये इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं. क्या गिवन है? 1 3 15 1 3 15 और 3 5 25 3 5 25. ठीक है, सॉरी 25. ये आ गया. अब दूसरा अगर हम टेबल देखें, यहाँ पर है प्लांट टू प्लांट, मतलब P1 P2 P1 P2, ये इंफॉर्मेशन गिवन है. तो हम लिख लेते हैं 0 65 1 0. ठीक है, ये हमारी दो रोज इसी के साथ कंप्लीट हो गई. अब उसके बाद हमें गिवन है वेयर हाउस टू वेयर हाउस, मतलब वेयर हाउस टू वेयर हाउस, ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है ना? W1 W2 W3 और ऊपर W1 W2 W3. तो ये इंफॉर्मेशन है 0 23 1 देन 1 0 3 एंड 65 3 0. राइट, ये इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास. और लास्ट में हमारा टेबल है वेयर हाउस टू प्लांट, मतलब W1 से दोनों प्लांट्स, W2 से दोनों प्लांट्स, W3 से दोनों प्लांट्स. तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर 3 15 25 3 45 55. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टेबल, पूरा टेबल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. फिलहाल हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सारे रूट्स की मेंशन कर दी. ठीक है, अब एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस की होगी कि जो हमारा डायगनल है, डायगनल पे सारी वैल्यूज 0 हैं. ये क्यों है? ऑब्वियसली हम P1 से P1 ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, P2 से P2 नहीं कर सकते, W1 से W1 ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, W2 टू W2 एंड W3 टू W3. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं वो 0 हैं. ठीक है, अब उसके अलावा नेक्स्ट आता है हमें क्या चीज लिखनी है? सप्लाई वैल्यूज. ठीक है, अब सप्लाई हमें कहाँ पर गिवन है? पहले टेबल में. तो देखिए P1 P2 की सप्लाई है 150 एंड 300. राइट, और यहाँ से W1 W2 W3 की डिमांड है 150 ईच. तो हम लिखते हैं 150 150 150 और इसका टोटल कितना था? 450. ठीक है,
अब हमें करना क्या है यहाँ पर, अब बाकी इन जगहों की तो गिवन नहीं है ना, अब यहाँ पर क्या करें, तो हमने यहाँ पर क्या चीज करनी है कि ये जो टोटल आता है ना, ये हमने यहाँ पर दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसा अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, क्योंकि बाकी जगह की गिवन है तो अपनी मर्जी से थोड़ा ना यहाँ 450 बाकी जगह लिख देंगे। तो इस चीज को थोड़ा बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हर जगह 450 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन 3 जगह लिखेंगे 450 और बाकी 2 में 450 ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि सिमिलर चेंज आया है सब में, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 150 150 150 है, तो इन 2 जगह पर हमने लिख देना है 450 और इन 2 जगह पर हमने 450 ऐड कर देना है, ठीक है। प्लस 450 प्लस 450 प्लस 450, ठीक है। तो पहले वाले में अगर हम फर्स्ट रो देखें, ये टोटल कितना बन गया, 415 600 और दूसरे में बन गया 456 750, राइट, बाकियों का 450। और अगर हम कॉलम्स में देखें, पहले 2 कॉलम्स में 450 रहेगा, थर्ड कॉलम में आ जाएगा 415 600, अगले में आ जाएगा 415 अगेन 600, अच्छा ये तो सेम ही है, तो तीनों में 600, ठीक है। और अब यहाँ पर ये जो टोटल है 450 नहीं रहेगा, जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, 4 600 प्लस 750 450 450 450, ये टोटल करके आ जाता है 2700, ठीक है। दोनों साइड अगर आप सप्लाई और डिमांड देखेंगे तो ये 2700 आएगा बैलेंस्ड, ठीक है। ये इस तरीके से हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बना दिया अब ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम में। अब इसको सॉल्व करना है वैसे ही जैसे हम कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम का प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है। तो हमने सारे टेबल्स की इंफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाया और सप्लाई डिमांड को आपने देख लिया हमने कैसे एडजस्ट किया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनिशियल सॉल्यूशन और उसके लिए हम यूज करेंगे वैम, ठीक है। तो पहले तो हम इस टेबल को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये प्रॉपर टेबल बना दिया है, सोर्सेस P1 P2 W1 W2 W3 और वैसे ही सारी डेस्टिनेशंस, ऊपर यहाँ कैपेसिटी या सप्लाई और नीचे रिक्वायरमेंट या डिमांड, और यहाँ पर 2700 इज द टोटल, ठीक है। अब विल स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन। तो पहले हम करेंगे इनिशियल सॉल्यूशन यूजिंग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, दैट इज वैम। तो वैम में हम क्या करते हैं, डिफरेंट इटरेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो इटरेशंस के लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट इटरेशंस यहाँ लिखते हैं आई, मतलब फर्स्ट इटरेशन देखते हैं पहले क्या आती है। तो उसमें हम पेनल्टीज कैलकुलेट करते हैं, राइट, रो और कॉलम की पेनल्टीज। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एक एक करके हर रो को कंसिडर करेंगे और उसमें हम लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट और उससे बड़ा वाला कॉस्ट एलिमेंट दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और वैसे ही हम हर एक कॉलम के लिए करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते पहले हम रो पेनल्टीज। तो रो पेनल्टीज में देखिए सबसे छोटी वैल्यू है 0 एंड देन 1, तो डिफरेंस इज 1। दूसरे में भी 1 एंड 0 1, नेक्स्ट में अगेन 0 एंड 1, देन नेक्स्ट में भी 0 और 1, और नेक्स्ट में 0 एंड 3, द डिफरेंस इज 3, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज अब हम पहले ये हटा दें सारा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप देखिए कॉलम वाइज भी, तो कॉलम वाइज अगेन वी हैव 0 एंड 1, डिफरेंस इज 1। नेक्स्ट में है 0 एंड 3, डिफरेंस इज 3। नेक्स्ट में भी हमारे पास 0 और 1 है, कोई भी 1 ले सकते हैं, डिफरेंस इज 1। अगले में 0 और 3 है, डिफरेंस इज 3, और नेक्स्ट में है 0 एंड 1 वी हैव, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस इज 1। अब पेनल्टीज, रो पेनल्टीज एंड कॉलम पेनल्टीज निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हाईएस्ट एलिमेंट देखते हैं, ठीक है। अब हाईएस्ट एलिमेंट यहाँ पर है 3, और 3 है 3 जगह पर, ठीक है। तो 3 जगह पर है, तो हम क्या करते हैं, हम एक एक करके, वैसे तो हम रैंडमली कोई भी इनमें से चूज कर सकते हैं, बट प्रेफर करना चाहिए कि जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको लीस्ट कॉस्ट मिल रही हो, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें रो वाले इस 3 की, तो हमारे पास यहाँ 0 है और यहाँ पर हम असाइन कर सकते हैं, अगर सप्लाई डिमांड को कंपेयर करें तो 450 दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये वाले 3 को कंसिडर करें तो यहाँ पर भी लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट 0 है
और यहाँ हम कितना दे सकते हैं, 450 और 750 में से हम 450 यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर ये तीसरा वाला करें तो भी यहाँ पर हमारे पास जीरो लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट है, 450 600 में से हम 450 दे सकते हैं। ठीक है, तो तीनों में हम बराबर दे सकते हैं, तो इसका मतलब हम इनमें से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले कंसिडर कर लेते हैं ये वाला 3। ठीक है, ये कंसिडर कर लिया। चलिए चलिए हम जहां पर एक सिंगल 3 हम वही ले लेते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला 3 लेते हैं और यहाँ पर असाइन कर देते हैं 450। ठीक है, अब ये रो हमारी फुलफिल हो गई, इसको 450 ये खत्म हो गया और यहाँ हमारे पास रह गया 150। ठीक है, ये होगी फर्स्ट इटरेशन। अब हम करते हैं सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में क्या हो जाएगा, अब बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 1 1 1 1, और लास्ट वाले में अब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज पहले में फिर 0 1, फिर 3 0, फिर 0 1, और फिर अभी भी एक 3 था हमारे पास, तो 3 0 का डिफरेंस 3, और नेक्स्ट में है, अब ये 0 चला गया ना, 1 और 3 है, तो डिफरेंस इज 2। ठीक है, अब अगेन वी हैव 2 3s एज द हाईएस्ट डिफरेंस, तो इनमें से हम कोई सा भी 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ले लेते हैं पहले वाला 3, तो यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट 0 है। देखिए अगर दूसरा 3 भी लेते तो भी यहाँ लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट 0 था, यहाँ भी 450 दे सकते थे, वहां भी 450 दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ साइन कर देते हैं 450 और 750 में से लीस्ट इज 450, तो ये खत्म हो गया, ये कॉलम सेटिस्फाइड, और यहाँ 450 निकल गए तो हमारे पास बच गया 300। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थर्ड इटरेशन पर। तो थर्ड इटरेशन में अब हमारे पास अगेन 0 और 1 है, तो 1, 3 और 1 है अब, तो 2, नेक्स्ट में 1 0 है, नेक्स्ट में 1 0 है, यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है। चलिए थर्ड इटरेशन, थर्ड इटरेशन अगर हम देखें तो पहले में 1 0, नेक्स्ट में अब कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, नेक्स्ट में अगेन 1 0 है, नेक्स्ट में 3 0 है, और नेक्स्ट में 3 और 1 है। ठीक है, अब इनमें से एक 3 बचा, दिस इज द हाईएस्ट, तो यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट है 0, यहाँ 450 और 600 में से हम दे देंगे 450, ये 450 खत्म, ये रो फुलफिल हो गई। ठीक है, और यहाँ 600 में से 450 चला गया तो हमारे पास बचा 150। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ इटरेशन। अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ आया हुआ है तो आप फटाफट से आप वीडियो पॉज करके आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं और थोड़ा सा आगे जाके वैल्यूज मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फोर्थ इटरेशन में 1 0 अगेन, देन नेक्स्ट में 3 1, डिफरेंस इज 2, देन 1 0, देन अब यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी फोर्थ इटरेशन। फोर्थ इटरेशन में 1 0, देन यहाँ पर नहीं करना है कुछ भी, देन 1 0, then we have 5 और 3 का डिफरेंस इज 2, और नेक्स्ट में we have 15 and 1 है ना, 1 और 15 बचे हैं, तो डिफरेंस इज 14। अब हाईएस्ट तो विजिबल है 14, तो यहाँ पर कहाँ पर हम असाइन करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट हमारा कहाँ पर है, 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम असाइन कर देंगे, कितना असाइन करेंगे, 150 और 450 में से हम 150 ही दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये कॉलम सेटिस्फाई हो गया पूरा, और 150 250 350 450 यहाँ बचा 300। ठीक है जी, चलिए अब हम करते हैं फिफ्थ इटरेशन। पता नहीं कितनी इटरेशंस होने वाली हैं। चलिए फिफ्थ इटरेशन में 0 1 1, नेक्स्ट में है 5 minus 1 is, sorry 3 minus 1 is 2, then 3 minus 0, then इन यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ इटरेशन, आई होप हमारा यहाँ पेज ना खत्म हो जाए। चलिए 1 and 0 1, इस कॉलम में कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट में 1 0 1, देन 5 and 3 2, और इस कॉलम में कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर हाईएस्ट है 3, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखते हैं लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट इज 0, यहाँ पर 600 और 300 में से हम असाइन कर सकते हैं 300, तो यहाँ बच गया 300, और यहाँ 300 खत्म हो गया, ये रो भी
फुलफिल हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब 6th इटरेशन देखते हैं। तो 6th इटरेशन में पहली रो में 0 और 1 अगेन, देन 3 and 1, अब बाकी की 3 खत्म। यहाँ से 6th इटरेशन में पहले में 1 0 1, देन यहाँ कुछ नहीं आएगा, 3 - 1 2, 5 - 3 2, और लास्ट में कुछ नहीं आएगा। अब हमारे पास 3 2 हैं। ठीक है, तो अब हम कहाँ पर असाइन करें? तो अगर हम रो वाला 2 देखते हैं, चलिए हम कोशिश करते हैं रो वाला ही लें। वैसे सब में एक ही रिजल्ट आएगा क्योंकि रो वाले में भी लीस्ट 1 है, और कॉलम वाइज भी देखें यहाँ लीस्ट 1 है और दूसरे में 3 है। ठीक है, चलिए हम ये वाला 2 लेकर देखते हैं। देखिए अगर हम रो वाला 2 लेते हैं तो हम यहाँ असाइन कर सकते हैं कितना, 450, यहाँ हम दे सकते हैं 300, है ना। अगर हम ये कॉलम वाला लेते हैं तो अगेन यहाँ 1 है, यहाँ हम दे सकते हैं 300 और 600 में से 300। और अगर नेक्स्ट वाला लेते हैं तो 3 पे हम दे सकते हैं कितना, 150 और 600 में से 150। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम रो वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ ज्यादा 450 आ जाना था, कॉस्ट बढ़ जानी थी। ठीक है, चलिए हम यहाँ लेते हैं रो वाला 2, तो हम यहाँ दे देते हैं 1 पर कितना, 450 और 300 में से हम दे सकते हैं यहाँ पर 300। ठीक है, तो हमारी ये रो भी फुलफिल हो गई और यहाँ रह गया हमारे पास 150। राइट, चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास एक ही रो बची है और कॉलम्स में है काफी कुछ। तो अब हमें इसका फायदा ये हो सकता है कि अब हमें और इटरेशंस किए बिना ही हम डायरेक्टली, क्योंकि इस रो में अब ये 3 वैल्यूज हैं तो हमें यहीं पर असाइनमेंट करनी है। ठीक है, और यहाँ पर यही 3 कॉलम्स भी हैं जहां से हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बिना इटरेशंस के हम डायरेक्टली असाइनमेंट्स कर सकते हैं। तो हम वो कैसे करेंगे, देखिए अगर आप फर्स्ट कॉलम देखो तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है 150 और वहां है 600, तो हम यहाँ दे सकते हैं 150। ठीक है, ये 150 खत्म, पहली रो एग्जॉस्ट। उसके बाद अब दूसरे कॉलम में नहीं कर सकते, तीसरे कॉलम में ऑब्वियसली हम पहले कहाँ असाइन करेंगे, लीस्ट कॉस्ट वाले में। तो हमने पहले 0 में दिया, अब हम 1 पे देंगे। 1 पे कितना दे सकते हैं, चलिए इसमें 600 में से 150 गया तो बचा 450। ये साथ साथ लिखना है अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब 1 पे हम कितना दे सकते हैं, 300 और 450 में से हम दे सकते हैं 300। ठीक है, ये कॉलम भी गया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे, जब 300 दे दिया ये खत्म हो गया और यहाँ बच गया हमारे पास 150। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 पे आओ तो देखिए रो सॉरी सप्लाई एंड डिमांड है दोनों 150, तो हम यहाँ दे देंगे 150। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो यहाँ से हमने सारी सप्लाई डिमांड को देखते हुए और इटरेशंस को देखते हुए, हाईएस्ट वैल्यू को देखते हुए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट को देखते हुए ये सारी असाइनमेंट्स हमने कर दी हैं। तो इनिशियल सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब इनिशियल सॉल्यूशन को हम फाइनल सॉल्यूशन नहीं कह सकते क्योंकि फर्स्ट वी हैव टू चेक द ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, और ऑप्टिमैलिटी भी चेक करने से पहले हमें यहाँ क्या चीज देखनी होती है, डीजेनरेसी। ठीक है, तो डीजेनरेसी नहीं होनी चाहिए। अगर डीजेनरेसी हो तो हमें पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। तो हमने क्या कहा था, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ occupied cells किसके बराबर होने चाहिए, should be equal to m plus n minus 1, है ना। m होता था नंबर ऑफ रोज, n होता नंबर ऑफ कॉलम्स। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो भी m plus n है, नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी m plus n है। ठीक है, तो इसीलिए हम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स बोलेंगे इट शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमारे पास m plus n कितना है, वी हैव 5 rows and 5 columns, तो 5 plus 5 minus 1 which is equal to 10 minus 1 equal to 9, ये होना चाहिए। तो अगर हम काउंट करें, देखिए एक सेल जो ऑक्यूपाइड है, ये दूसरा, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। ठीक है, बराबर है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इक्वल टू 9 है, देयरफॉर नो डीजेनरेसी, थैंक गॉड। ठीक है, तो डीजेनरेसी नहीं है, तो इसका मतलब अब हम डायरेक्टली कहाँ शिफ्ट करेंगे,
ऑप्टिमैलिटी चेक पर, ठीक है। और ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए वील यूज मोडाई मेथड, दैट इज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। तो चलिए पहले हम इस टेबल को प्रॉपरली बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने ये टेबल बनाया है जो हमें इनिशियल सोल्यूशन मिला है वैम लगाकर, ठीक है, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाकर ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिली है। अब यहाँ पर ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है, हम मोडाई मेथड यूज करने वाले हैं। और मोडाई मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स, हम यूआई और वीजेस की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं ना, और वो कैलकुलेट करते हैं फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स। और उसके लिए हम क्या इक्वेशन यूज करते हैं फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स, यूआई प्लस वीजे इज इक्वल टू सी आई जे, ठीक है, मतलब ith रो jth कॉलम। तो जो भी ऑक्यूपाइड सेल होगा उसके लिए हम ये इक्वेशन लगाएंगे और उससे हम यूआईज और वीजेस की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो यूआई की वैल्यूज हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यूआई की वैल्यूज और यहाँ से लिखेंगे हम वीजे की वैल्यूज, राइट। और हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट करने के लिए हम u1 को एज्यूम करते हैं इक्वल टू 0, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्यूपाइड सेल्स लिख लेते हैं। तो ऑक्यूपाइड सेल्स हम कैसे लिखते हैं, AIJ की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे ऑक्यूपाइड सेल्स कौन कौन से, देखिए A11, 13 एंड 14, ठीक है, A11, 13, 14। उसके बाद सेकेंड रो में है 21 एंड 22, A21, A22। फिर थर्ड में है 33 एंड 35, A33 एंड 35। उसके बाद हमारे पास है A, ये है फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, A44। और लास्ट में है फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम, A55। हम यहाँ कहीं लिख लेते हैं A55, ठीक है। अब A11 के लिए क्या बन जाएगी इक्वेशन, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू C11, ठीक है। अब पहले हम सबके लिए इक्वेशंस लिख लेते हैं, U नहीं साथ साथ करते हैं क्योंकि जो वैल्यू हमें मिलती जाएगी वो हम नेक्स्ट में पुट करते जाएंगे, राइट। चलिए U1 हमने एज्यूम किया है शुरू में 0, हम यहाँ लिख भी लेते हैं U1 इज 0, 0 प्लस V1 इज इक्वल टू C11। फर्स्ट में हमारी ये कॉस्ट कितनी है 0, दिस implies v1 is equal to 0, राइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं v1 हमारा है 0। उसके बाद नेक्स्ट में है u1 प्लस v3 इज इक्वल टू c13 विच इज इक्वल टू u1 हमारा है 0, v3 अभी हमारे पास नहीं है, c13 कॉस्ट है 1, दिस implies v3 इज इक्वल टू 1, हम यहाँ v3 लिख लेते हैं 1, ठीक है। उसके बाद u1 प्लस v4 इज इक्वल टू c14। तो u1 0 है, v4 अभी हमारे पास नहीं है, इज इक्वल टू c14 कितना है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज 14 में है 3 इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज v4 इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ 3 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब है u2 प्लस v1। तो v1 अभी हमने कैलकुलेट किया 0, हम यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्टली 0 इज इक्वल टू, चलिए वैल्यू बाद में ही लिखते हैं अब जैसे हम करते आ रहे हैं, v1 इज इक्वल टू c21 विच इज इक्वल टू u2 अभी हमारे पास नहीं है, v1 हम पर कैलकुलेट किया 0 और c21 कितना है 1, दिस इम्प्लाइज u2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं u2 इज इक्वल टू 1, हम यहाँ लिखते हैं u2 इज इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट u2 plus v2 is equal to c22 which is equal to u2 अभी हमने कैलकुलेट किया, this is 1 plus v2 is equal to c22 कितना है 0। तो this implies v2 is equal to -1, हम यहाँ लिख लेते हैं v2 is equal to -1। चलिए a33 के लिए u3 plus v3 is equal to c33 which is equal to u3 हमारे पास अभी नहीं है बट v3 हमने 1 कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो हम लिखते हैं u3 plus 1 is equal to c33 कितना है c33 is 0, this implies u3 is equal to -1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं u3 is -1। चलिए उसके बाद
A35 के लिए U3 प्लस V5 इज इक्वल टू C35 विच इज इक्वल टू U3 अभी हमने कैलकुलेट किया -1 और प्लस V5 इज इक्वल टू C35 कितना है, दिस इज 1, तो दिस इम्प्लाइज V5 इज इक्वल टू 1 + 1 2, तो V5 आ गया 2। फिर नेक्स्ट इज A44, तो U4 प्लस V4 इज इक्वल टू C44, तो U4 अभी हमारे पास नहीं है, V4 हमने कैलकुलेट किया है 3 इज इक्वल टू C44 कितना है, C44 है 0, तो दिस इम्प्लाइज U4 इज इक्वल टू -3, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 2 3 4 दिस इज -3, ठीक है। उसके बाद A55 के लिए है U5 प्लस V5 इज इक्वल टू C55 विच इज इक्वल टू U5 अभी हमारे पास नहीं है, V5 हमने कैलकुलेट किया है 2 और C55 है 0, तो दिस इम्प्लाइज U5 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं -2। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब UIs और VJs हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, अब इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा IJ की वैल्यूज, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स, ठीक है। तो पहले हम इस टेबल को प्रॉपरली लिख लेते हैं ताकि हम अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए डेल्टा IJ इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए हमने यहाँ पर टेबल में UI और VJ की वैल्यूज लिख ली हैं। अब हमें करना है फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स। अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा IJ के साथ, और डेल्टा IJ कितना होता है, UI प्लस VJ माइनस CIJ, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अनऑक्यूपाइड सेल्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो वो कौन कौन से हैं, देखिए, हेयर वी हैव A12, देन वी हैव 15, ठीक है। तो आपने ऐसे ही लिख लेनी है, सारी लिस्ट बना लेनी है, A12 A15, देन सेकेंड रो में है 2 3 4 एंड 5, तो A23 A24 A25, फिर नेक्स्ट में है थर्ड रो में 31 32 33, तो A31 32 33, ठीक है। फिर फोर्थ में हमारे पास है काफी सारे 4 1 2 3 एंड 5, ठीक है। तो वी हैव A41 42 A43 एंड A45, और लास्ट रो में हमारे पास है 1 2 3 4, तो मतलब A51 A52 A53 A54, इन सब के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अभी एक दो आपको बता देते हैं, बाकी अगर आपने मोराई मेथड पूरा पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो A12 के लिए जैसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा 12 इज इक्वल टू U1 प्लस V2, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में 1 2, तो U1 V2, सॉरी माइनस है अब यहाँ पर, ये यूजुअली स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूजन हो जाता है माइनस और इक्वल टू, क्योंकि इससे पहले हम इक्वल टू इक्वेशन बना रहे थे। U1 प्लस V2 माइनस C12, ठीक है। U1 देखिए हमारे पास है 0 प्लस V2 कितना है, V1, चलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो हम यहाँ भी लिख लेते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। और ये है U1 U2 U3 U4 U5, राइट। चलिए V2 है हमारा -1, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, हम यहाँ -1 ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो -1 माइनस C12 कितना है 65, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -66, ठीक है। इसी तरीके से A15 के लिए हम लिखेंगे डेल्टा 15 इज इक्वल टू U1 प्लस V5 माइनस C15 विच इज इक्वल टू U1 कितना है 0, V5 है 2 प्लस 2 माइनस C15 कितना है 15 माइनस 15, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -13, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इन सभी सेल्स के लिए जो हमने लिस्ट बनाई है, इन सब के लिए डेल्टा IJ कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सॉल्व करके वैल्यूज लिखी हैं, आप ये कैलकुलेट करके वहां से मैच कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए क्या वैल्यूज हैं, तो देखिए ये हमने पूरा टेबल बना रखा हुआ है, और यहाँ सभी अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हमने डेल्टा
ij की वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। तो अगर आप यहाँ पर अब नोटिस करेंगे डेल्टा ij की वैल्यू से ही हमें पता चलता है कि हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल अभी है या हमें रिवाइज करने की जरूरत है। और उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर डेल्टा ij सब नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल है, और अगर एक भी पॉजिटिव वैल्यू आती है इसका मतलब सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए हमारी सभी वैल्यूज नेगेटिव हैं। चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज नेगेटिव मिलेंगी। ठीक है, तो सिंस ऑल डेल्टा आई जे वैल्यूज आर नेगेटिव देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ठीक है, मतलब अब हमें फर्दर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, यही डिस्ट्रीब्यूशन हमारी फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब जब फाइनल ऑप्टिमल हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या यहाँ पर हम कहेंगे टोटल ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, कॉस्ट को जो जो ऑक्यूपाइड सेल्स हैं वहां की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं वहां पर जितने हमने यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हमें 2 रुपए लगते हैं तो अगर हम वहां 5 यूनिट कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? 5 × 2 10 रुपीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ एक चीज हम देखेंगे कि जहां जहां हमारा जीरो है, जिस सेल में कॉस्ट जीरो है, तो हमें उसको यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करके वो कॉस्ट जीरो ही बन जानी है। ठीक है, तो वो हमारे सेल्स कौन कौन से हैं? देखिए ये ऑक्यूपाइड सेल ये वाला, फिर उसके बाद ये डायगोनल पे जितने भी हैं वो सब जीरो हैं, है ना। तो हमें इन सबको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बाकी के सेल्स लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम फर्स्ट रो देखेंगे, दिस इज 1 × 300 प्लस, नेक्स्ट में है 3 × 150, हम यहाँ लिख लेते हैं 3 × 150 प्लस, फिर उसके बाद सेकेंड रो में है 1 × 300, उसके बाद ये है थर्ड रो में लास्ट 1 × 150। ठीक है, तो जब हम इसको टोटल करेंगे आ जाएगा 1 × 300 इज 300 प्लस 3 × 150 इज 450, देन 300 × 1 इज 300 प्लस 150। तो इन सबको जब हम टोटल करेंगे 3 and 3 6 7 8 9 10 11 1200। तो टोटल कॉस्ट अगर रुपीज में गिवन है हम लिखेंगे 1200 रुपीज। दिस इज आवर फाइनल ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है तो सीधे आप अपना जो भी मेथड लगाना है इनिशियल सॉल्यूशन के लिए और ऑप्टिमैलिटी के लिए आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अगर मेंशन किया गया है क्वेश्चन में कि आपको इसी पर्टिकुलर मेथड से करना है कि इनिशियल सॉल्यूशन आपको अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से निकालना है तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा है यू हैव टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो आपको कोई सा भी मेथड लगा के इनिशियल सॉल्यूशन, डीजेनरेसी चेक एंड ऑप्टिमैलिटी चेक। ठीक है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की फॉर्म में गिवन है या डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में गिवन है तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना है ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम में, प्रॉपर मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, सप्लाई डिमांड हमने जैसे बताया था वो एडजस्टमेंट्स करनी है, उसके बाद पूरा मेथड सेम है। ठीक है, तो आई होप इस सब के साथ आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई डाउट कहीं पर रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।